नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 9 जो है हमारा व्रत। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे व्रत के बारे में कि व्रत क्या होता है तथा व्रत से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाओं को हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि व्रत की जीवा के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है तथा व्रत के केंद्र से जब हम जीवा पर लंब डालते हैं तो वो हम किस प्रकार डाल सकते हैं तथा हम जानेंगे कि व्रत की जो समान जीवाएं होती हैं उनकी केंद्र से दूरियों के बारे में तथा हम व्रत के चाप के द्वारा अंतरित कोण को समझेंगे और अंत में हम चक्रीय चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे तथा उससे जुड़ी हुई प्रमेयों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे व्रत का परिचय। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आपका टॉपिक है व्रत। तो व्रत होता क्या है? देखिए क्या होता है बच्चों व्रत। व्रत क्या होता है? तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल में किसी एक स्थित बिंदु से स्थिर दूरी पर होते हैं। देखिए क्या कहने का मतलब है, व्रत क्या है? तल में उन सभी बिंदुओं का समूह, उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी या समान दूरी पर होते हैं। स्थिर या समान दूरी पर होते हैं। अब देखिए इसे किस प्रकार समझ सकते हैं। व्रत क्या है? व्रत आपका तल में उन सभी बिंदुओं का समूह है जो तल के किसी एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। देखिए किस प्रकार समझ सकते हैं इसे। मान लीजिए कि आपके पास है ये एक वृत्त, ठीक है, ये क्या हो गया? वृत्त। तो मान लीजिए कि आपका जो स्थिर बिंदु है वो स्थिर बिंदु हो गया ये। अब हम कह रहे हैं कि क्या होगा? तल में उन सभी बिंदुओं का समूह जो आपके इस स्थित बिंदु से समान दूरी रखते हैं। मतलब हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे बच्चों, कि इससे रखनी है आपको स्थिर दूरी। तो यानी कि आपकी दूरी क्या हो जाएगी? मान लीजिए यहां से यहां तक एक हो गई आपकी ये दूरी। तो ये दूरी क्या है आपकी? एक प्रकार हो गया। यहां से यहां की भी दूरी। तो बताओ क्या कह रहे हैं? स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रखते हो। मतलब आपकी ये दूरी समान इस दूरी के। और देखिए जब इस बिंदु से हम यहां की दूरी निकालेंगे तो ये कैसी होगी? ये भी समान होगी। तो इस तरह से इस स्थिर बिंदु से यदि हम दूरियां करते जाएं तो ये सारी दूरियां हमारी कैसी होंगी? ये सारी की सारी जो दूरियां हैं ये हमारी बराबर होंगी। क्या होंगी बच्चों? ये सारी की सारी दूरियां हमारी बराबर होंगी। तो ये स्थिर बिंदु क्या कहलाएगा? ये जो स्थिर बिंदु है इसे कहते हैं हम व्रत का केंद्र। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ये जो स्थिर बिंदु है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा केंद्र, व्रत का केंद्र। इसे कहेंगे हम व्रत का केंद्र। और जो हमारे पास स्थिर दूरियां हैं ये सारी की सारी दूरी सेम है और ये स्थिर दूरी कहलाती हैं आपकी त्रिज्या। क्या कहलाती हैं ये कहलाती हैं त्रिज्या। तो ये सारी की सारी दूरियां समान होंगी। इन दूरियों को हम कहते हैं त्रिज्या। और ये जो स्थिर बिंदु है जहां से आपकी ये दूरियां बराबर हैं इस स्थिर बिंदु को हम कहते हैं व्रत का केंद्र। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया कि व्रत क्या है? स्थिर बिंदु से क्या कह रहे हैं हम? तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी रखते हैं और उस स्थिर बिंदु को केंद्र कह रहे हैं और उन समान दूरियों को हम कह रहे हैं व्रत की त्रिज्याएं। क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे देखिए। तो हमारा त्रिज्या तो समझ में आ गया। अब अगला हम बताना चाह रहे हैं कि जीवा क्या होती है।
क्या बता रहे हैं कि जीवा क्या होती है। तो देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है एक व्रत। क्या है आपके पास, ये हो गया आपका एक व्रत। ठीक है, अब इस व्रत का मान लीजिए एक हो गया केंद्र, ये मान लीजिए हो गया व्रत का केंद्र। तो जीवा क्या होती है, आपके जीवा इस व्रत पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो मान लीजिए आपके इस व्रत पर दो बिंदु, एक तो ये है और एक बिंदु है ये, और जैसे ही हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हमारा जीवा होता है। जैसे देखिए हम कह सकते हैं जीवा क्या हो जाएगी, जीवा हमारी हो जाएगी, देखो ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो मान लीजिए ये हो गया P, ये हो गया Q, तो जीवा क्या हो गई हमारी, यहां पर जीवा हो गई हमारी PQ। क्या हो गया, PQ रेखाखंड को हमने यहां पर जीवा कह दिया। और ये हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के लिए कह सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एक बिंदु ये होता और दूसरा बिंदु ये होता, तो क्या होता, इन दोनों को मिलाने वाला क्या हो जाता, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, इसे भी हम क्या कहते, जीवा। ये RS होता, तो RS क्या है यहां पर, जीवा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कैसे भी जीवा खींच सकते हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं को आप मिला दीजिए, वो क्या कहलाएगी, हमारी जीवा कहलाएगी। क्लियर, तो जीवा समझ में आ गया। अब देखिए एक और टर्म है इसमें, तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा व्यास क्या होता है। क्या कह रहे हैं हम, व्यास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमने जस्ट इससे पहले जीवा पढ़ा है कि वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हमारा जीवा होता है। अब देखो यदि आपकी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे तो वो रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या बता रहे हैं हम कि यदि जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसे व्यास कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं। तो देखिए व्यास क्या हो जाएगा हमारा, देखो आपके पास एक वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एक वृत्त, और अब हम कह रहे हैं कि इस वृत्त का मान लीजिए कि केंद्र क्या है, केंद्र है इस वृत्त का हमारे पास ये। तो केंद्र से होकर जाने वाला जो रेखाखंड होगा, क्या होगा, केंद्र से होकर जो हमारी जीवा जाएगी वही क्या होगा, हमारे वृत्त का व्यास होगा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि यहां पर हमारा जो व्यास होगा इस केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, तो देखो ये आपकी जीवा है, वो आपके इस केंद्र से होकर जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, यहां पर जो AB है, ये AB क्या हो जाएगा, AB हमारा हो जाएगा यहां पर व्यास। समझ में आ गया। तो व्यास क्या है, व्यास हमारा केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है। क्लियर, और चाहे तो आप इसे इस तरह बनाइए, नहीं तो आप इसे ऐसे बना दो। जो ये भी क्या है, ये भी आपका केंद्र से होकर जा रही है, तो मान लीजिए ये क्या है हमारा PQ, तो PQ भी क्या हो गई हमारी, PQ भी हमारा व्यास हो गया। क्लियर, तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा हमारा व्यास होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया व्यास क्या है। अब देखिए व्यास के बारे में हम एक दो चीजें और बता सकते हैं, जैसे कि देखो क्या कह सकते हैं हम व्यास के बारे में। देखो व्यास, गौर से देखो, ये व्यास है और हमें पता है स्थिर बिंदु से इस जो केंद्र से वृत्त की दूरी होती है ये हमारी होती है त्रिज्या। तो यदि आप व्यास को गौर से देखो तो देखो ये भी क्या है हमारी, यहां से यहां तक त्रिज्या, ये भी है यहां से यहां तक त्रिज्या। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो व्यास है वो हमारा त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो हमारा त्रिज्या का दुगना होता है। और क्या कह सकते हैं, देखो इस व्यास ने क्या किया, इस व्यास ने वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दिया। देखो अगर आपका PQ व्यास है
तो एक हिस्सा ऊपर है और एक हिस्सा नीचे है। इसका मतलब व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। तो व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। और देखो और क्या कह सकते हैं हम व्यास के बारे में, दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया और क्या हुआ, त्रिज्या का दुगना हुआ। और एक चीज हम कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो हमारी वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। देखिए व्यास क्या है, व्यास हमारी वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। तो हम लिख सकते हैं व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, सबसे लंबी जीवा है। ठीक है, व्यास क्या हो गया, व्यास हमारा वृत्त की सबसे लंबी जीवा हो गया। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया व्यास क्या होता है। अब देखिए इसमें एक होता है आपका परिधि। तो परिधि को किस प्रकार कह सकते हैं, तो देखिए परिधि क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आपके पास है एक वृत्त, ये वृत्त है। अब हमें बताना है कि परिधि क्या होगी। तो ये जो हिस्सा ये व्यास चल रहा है इस तरह से, यही क्या होती है, यही हमारी वृत्त की परिधि होती है। ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा इसका ये वाला, यही क्या होता है, यही हमारे इस वृत्त की परिधि होती है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया वृत्त की परिधि क्या होती है। तो देखिए आप दोबारा से देखते हैं कि वृत्त क्या होगा, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह होगा जो तल के एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर होते हैं। देखो इससे आपके ये जो दूरियां हैं ये सारी क्या हैं, ये सारी की सारी दूरियां हमारी बराबर हैं। तो ये क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक वृत्त। और जो वृत्त का स्थिर बिंदु है ये हमारा केंद्र होता है, स्थिर दूरियां हमारी त्रिज्या होती है। तो स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्लियर। अब देखिए जीवाएं क्या होंगी, तो जीवा क्या होती है, वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हमारा वृत्त की जीवा कहलाता है। क्या हो जाएगा, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा होता है। देखिए एक बिंदु हो गया ए, एक बिंदु हो गया बी, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो ए बी क्या हो गया, ए बी हमारा हो गया यहां पर जीवा। क्या हो गया, ए बी हो गया यहां जीवा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे है हमारा व्यास। तो व्यास क्या बताया था, केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है वो हमारा वृत्त का व्यास होता है। देखो ये जीवा हो गई ए बी और ये जा रही है आपके वृत्त के केंद्र से, तो यहां पर ए भी क्या हो गया, हमारा व्यास हो गया। ठीक है, और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। और देखिए व्यास के बारे में कि एक वृत्त में व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। क्या होती है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा। और व्यास हमारे वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। क्या करता है, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब देखिए वृत्त की परिधि किसे कहेंगे, संपूर्ण वृत्त की लंबाई को ही हम उसकी परिधि कहते हैं। ये जो वृत्त है, ये जितना भी गोल गोल इसकी लंबाई है, ये पूरी की पूरी यही क्या है, यही हमारी परिधि है। और वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी को भी हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आया वृत्त की परिधि क्या होती है। अब देखिए आगे है हमारे पास वृत्त के अभ्यंतर तथा बहिर्भाग। देखो इसे किस प्रकार समझ सकते हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक वृत्त है, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। अब बताओ वृत्त का अभ्यंतर क्या होगा और बहिर्भाग क्या होगा। तो ये जो हमारा वृत्त है ये हमारे तल को तीन भागों में विभाजित करता है। देखो ये पूरा की पूरा आपका तल हो गया,
तो इस वृत्त ने आपके तल को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग है इस वृत्त के अंदर का भाग, ये देखो, ये पूरा अंदर का भाग, ये हो गया इसका पहला भाग। एक भाग है वृत्त के बाहर का भाग, जो वृत्त के बाहर है, और एक है हमारा इस वृत्त के ऊपर, ये जो भी परिधि है ये वाला भाग। यानी कि क्या हुआ, आपका जो वृत्त है वो तल को 3 भागों में विभाजित करता है। क्लियर? क्या करता है? तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त तल को 3 भागों में विभाजित करता है, 3 भागों में विभाजित करता है। देखो, 3 भागों में विभाजित करता है। पहला भाग हो गया वृत्त के अंदर का भाग, दूसरा भाग हो गया हमारा वृत्त, और तीसरा भाग हो गया वृत्त के बाहर का हिस्सा, वृत्त के बाहर। तो जो वृत्त का अंदर का हिस्सा होता है हम उसे क्या कहेंगे, और वृत्त के बाहर के हिस्से को क्या कहेंगे? तो देखिए, दोबारा देखो कि जो वृत्त का अंदर का हिस्सा है इसे हम कहते हैं वृत्त का अभ्यंतर, और बाहर के हिस्से को हम कहते हैं बहिर्भाग। तो अंदर का हिस्सा क्या हो गया? अभ्यंतर, और बाहर का हिस्सा हो गया बहिर्भाग। क्या हो गया? ये बहिर्भाग हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त उस तल को जिस पर वह स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है। वृत्त के अंदर का भाग जिसे अभ्यंतर भी कहते हैं, वृत्त, और वृत्त के बाहर का भाग जिसे हम बहिर्भाग कहते हैं। तो देखो, ये हो गया आपका वृत्त, ये अंदर का हिस्सा अभ्यंतर और बाहर का हिस्सा बहिर्भाग। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो अगला हमारा टॉपिक है चाप किसे कहेंगे। देखो, चाप किसे कह सकते हैं हम? तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त है, तो चाप क्या हो जाएगा? चाप किसे कहेंगे? मान लीजिए कि इस वृत्त पर हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु हो गया ये और एक बिंदु हो गया ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो चाप क्या हो जाएगा? इन दोनों बिंदुओं का बीच में जो वृत्त का भाग होगा वो हमारा चाप कहलाएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक इस वृत्त का जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा चाप। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है वृत्त का, ये A ये B, यही क्या हो गया? यही हमारा हो गया चाप AB। क्या हो गया ये हिस्सा हमारा हो गया चाप। मतलब वृत्त पर 2 बिंदुओं के बीच का जो वृत्त का हिस्सा है वो हमारा चाप कहलाता है। क्लियर? सभी को समझ में आया बच्चों? अब देखो, आप कहोगे कि अगर ऊपर वाला चाप है तो ये नीचे वाले भी तो चाप हो सकता है। भाई, यदि ऊपर वाला हम चाप कह रहे हैं तो ये भी तो क्या है? इन दोनों बिंदुओं के बीच का वृत्त का भाग है। तो देखो, जो छोटा होगा उसे कहेंगे लघु चाप, और जो हिस्सा बड़ा होगा उसे हम कहेंगे दीर्घ चाप। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं, और बड़े भाग को दीर्घ चाप। ये बड़ा भाग है, इसे कह दिया हमने दीर्घ चाप, और छोटे भाग को हमने कह दिया लघु चाप। समझ में आया? बड़ा भाग हो गया दीर्घ चाप, छोटा वाला भाग हो गया लघु चाप। क्लियर बच्चों? तो अब देखो बच्चों, हम इसके बारे में कुछ और चीजें भी कह सकते हैं। तो जैसे क्या कहेंगे कि लघु चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है। तो जो आपका लघु चाप होगा उसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 180 से कम होगा, और दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होगा? 180 डिग्री से अधिक होगा। ये दोनों चीजें याद रहेंगी कि लघु चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होगा, और दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा। और एक चीज जो इसमें बहुत खास है वो ये है कि 180 डिग्री कोण पर अंतरित करने वाले कोण चाप को अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं हम?
अर्धवृत्त कहते हैं। 180 डिग्री कोण अंतरित करने वाले चाप को हम कहते हैं अर्धवृत्त। अब आप कहोगे अर्धवृत्त को किस प्रकार समझा जा सकता है? देखो क्या करना है, 180 डिग्री का कोण हमें अंतरित करना है। तो मान लीजिए कि यदि हम यहां से यहां पर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 180 का कोण। ये क्या हो गया, 180 का कोण हो गया। अब 180 का कोण अंतरित करने वाला चाप, यानी कि यहां से लेके यदि यहां तक हम इस तरह एक चाप खींचेंगे तो ये चाप क्या कहलाएगा, ये चाप हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अर्धवृत्त। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त ने कितने डिग्री का चाप अंतरित किया, 180 डिग्री का। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? अब करते हैं अगला। तो अगला है हमारे पास कि वृत्तखंड क्या होता है। अब ध्यान से सुनो, वृत्तखंड को किस प्रकार समझा सकते हैं। तो ये हो गया आपका वृत्त, और वृत्तखंड में क्या कहेंगे, देखो ये आपका वृत्त हो गया। इसमें मान लीजिए आपने खींची एक जीवा। क्या खींची हमने मान लीजिए कि यहां पर खींच देते हैं हम एक जीवा को। तो ये हमने खींच दी यहां पर जीवा, खींच दी जीवा। अब देखिए आप क्या कह सकते हैं, जैसे ही हमने ये जीवा खींची, मान लीजिए जीवा हो गई AB, तो क्या कहेंगे वृत्तखंड कि जीवा व वृत्त का चाप को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। देखो ये तो हमने ले ली जीवा, ठीक है, और इसके साथ में यदि हम वृत्त का क्या ले लें, चाप ले लें, तो वृत्त में दो चाप होते हैं, एक लघु चाप एक दीर्घ चाप। तो जीवा व वृत्त के चाप से मिलकर बनता है वृत्तखंड। तो ये जो हिस्सा है ये पूरा की पूरा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वृत्तखंड। क्या हो जाएगा, वृत्तखंड। और हमने यहां पर चाप कैसा लिया है, लघु की दीर्घ, हमने यहां पर लघु चाप लिया है। तो ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड। ठीक है, कौन सा हो गया, ये हमारा लघु वृत्तखंड। और ये हमारा दीर्घ है तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आया, दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा और लघु वृत्तखंड क्या होगा। दोबारा समझिए, वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्तखंड वृत्त की एक जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ वृत्तीय क्षेत्र का भाग होता है। क्या होता है ये, वृत्त की जीवा और वृत्त के चाप के द्वारा घिरा हुआ वृत्तीय क्षेत्र का भाग होता है। इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड दो प्रकार का हो गया, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। यदि चाप हमारा लघु है तो लघु वृत्तखंड, चाप दीर्घ है तो दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया, क्लियर। तो अब देखिए आप, अगला हमारा पास है त्रिज्याखंड। क्या होगा, जैसे नाम से समझो, त्रिज्याखंड मतलब कहीं ना कहीं त्रिज्याओं का कुछ खंड होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ये हो गया हमारा एक वृत्त, और हम क्या करें, हम इसमें ले लें दो त्रिज्याओं को। तो हमने यहां पर ली, ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, और हमने दो त्रिज्याएं ले ली, एक ये ले ली और एक त्रिज्या हमारी हो गई ये। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि त्रिज्याखंड क्या होगा, वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ वृत्तीय क्षेत्र का भाग। तो क्या कह सकते हैं हम कि दो त्रिज्याओं व संगत चाप से घिरा हुआ। क्या हो जाएगा, दो त्रिज्याओं व संगत चाप से घिरा हुआ वृत्तीय क्षेत्र का भाग हमारा त्रिज्याखंड होता है। अब देखो, अगर हम लघु चाप लेंगे तो लघु त्रिज्याखंड, और दीर्घ चाप लेंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड। तो ये अंदर वाला कौन सा हो गया, ये हमारा हुआ लघु त्रिज्याखंड। और यदि हम दीर्घ चाप लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है त्रिज्याखंड कहलाता है। त्रिज्याखंड दो प्रकार के होते हैं,
लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने ये डेफिनेशन को दिया है। अब आप देखिए, हम लेते हैं एक उदाहरण। आपको करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए बच्चों, हमें इस उदाहरण में क्या करना है, अब तक हमने जितने भी परिभाषाएं पढ़ी हैं उन सब का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए, पहला है वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। तो बताओ, जो वृत्त का केंद्र होता है वो वृत्त के अंदर होता है या फिर वृत्त के बाहर होता है? हम जानते हैं वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर स्थित होता है और वृत्त के अंदर का जो भाग होता है उसे बताओ बहिर्भाग कहते हैं कि अभ्यंतर कहते हैं? हम उसे कहते हैं अभ्यंतर। तो यहां आ जाएगा हमारा अभ्यंतर। क्या आ गया? ये हमारा अभ्यंतर आ गया। क्लियर? अब देखिए दूसरा प्रश्न। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। बताओ चलो आप लोग कि एक ऐसा बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, तो मान लीजिए कि आपके पास ये है एक वृत्त, ये हो गया इसका केंद्र। तो एक ऐसा बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, ये हो गई आपकी त्रिज्या। और यदि इस बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है तो ये बिंदु बताओ कहां होगा? वृत्त के अंदर होगा या फिर वृत्त के बाहर होगा? ये बिंदु हमारे वृत्त के बाहर होगा। और वृत्त के बाहर है तो बताओ वृत्त के बाहर का स्थान क्या होता है? अभ्यंतर की बहिर्भाग, ये होता है हमारा बहिर्भाग। तो यहां आ गया बहिर्भाग। क्या आ गया यहां पर? बहिर्भाग में स्थित। ठीक है। तीसरा देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डॉट 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 होता है। तो बताओ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं बच्चों? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम कहते हैं वृत्त का व्यास। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? देखो, जो परिभाषाएं पढ़ी हैं सिर्फ हम उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला देखिए, चौथा है एक चाप डॉट 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 होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। अब आप हमें बताओ, यदि एक चाप है और इसके सिरे व्यास के सिरे हुए, मान लीजिए कि क्या है आपके पास, ये आपके पास एक व्यास है और यहां से हमने चाप बनाया। तो जब किसी एक चाप का इसके सिरे व्यास हुए, ये सिरे इसके व्यास हो गए, तो बताओ ये चाप क्या हुआ? तो हमें जो आकृति दिख रही है ये क्या है? ये है हमारे पास अर्धवृत्त। क्या है ये? अर्धवृत्त। भाई अर्धवृत्त ऐसा ही तो होता है। क्या होता है यहां पर? ये व्यास हो जाता है। तो यदि किसी चाप का क्या हुआ? चाप के सिरे एक व्यास के सिरे हुए तो वह चाप क्या होता है? अर्धवृत्त। ये आ गया आपके अर्धवृत्त। पांचवा देखिए, वृत्तखंड एक चाप तथा डॉट 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 के बीच का भाग होता है। तो बताओ बच्चों, वृत्तखंड की परिभाषा में क्या बताया था हमने कि वृत्तखंड एक चाप और वृत्त की जीवा के बीच का वृत्तीय भाग होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। क्लियर बच्चों? और अगला प्रश्न है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित करता है। तो बताइए, जो हमारा वृत्त है वो तल को कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में? 3 भागों में। अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त। अंदर वाला भाग, बाहर वाला भाग और वो खुद वृत्त। ठीक है, तो ये हो गया उदाहरण। अब देखो बच्चों कि हमने इस भाग में क्या क्या पढ़ा है। तो देखो, हमने यहां पर वृत्त का परिचय पढ़ा था जिसमें हमने वृत्त का परिभाषा दिया था तथा वृत्त से जुड़ी अन्य परिभाषाओं को भी बताया था। तो वृत्त की परिभाषा क्या थी कि तल में उन सभी बिंदुओं का समूह जो हमारे एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर होते हैं वृत्त कहलाता है। जिसमें हमने जो स्थिर बिंदु था उसको वृत्त का केंद्र बताया था और समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या बताया था। और इसी से जुड़ी हुई हमने
व्यास पढ़ा, जीवा पढ़ा, वृत्त का अभ्यंतर, बहिर्भाग, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, अन्य सभी परिभाषाओं को भी हमने इस वाले भाग में पढ़ा था। तो ये हो गया बच्चों आपका सीखने के प्रतिफल। अब हम करते हैं इसके मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को। तो आपका इसमें पहला प्रश्न है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। तो बताओ बच्चों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है। तो इसका उत्तर आ गया ब। क्या होगा? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्धवृत्त के व्यास द्वारा बनाया गया कोण है। देखिए, ये आपका हो गया एक अर्धवृत्त और अर्धवृत्त का व्यास हो गया ये। तो अब आप मुझे बताओ कि अर्धवृत्त का व्यास कितने डिग्री का कोण बना रहा है? अर्धवृत्त का व्यास रेखीय है, तो मतलब कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री का कोण। तो यहां पर आ गया हमारा सह। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 180 डिग्री का कोण को बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया ये प्रश्न किस प्रकार हमने इसे हल किया है? तो बच्चों यहां पर करते हैं हम अपने इस भाग को समाप्त। इस वाले भाग में हमने वृत्त का परिचय को पढ़ा, जिसमें हमने वृत्त की परिभाषाओं को पढ़ा तथा इसके साथ हमने अन्य परिभाषाओं को भी इसमें जाना। ठीक है, अब अगले वाले भाग में हम पढ़ेंगे जीवा के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण। क्लियर बच्चों? तो आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।